नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं प्रस्तावना के संदर्भ में प्रस्तावना से किन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो प्रस्तावना के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख भी रखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसी का अन्य अगर बात करेंगे तो उद्देशिका। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों सेम ही चीज है, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही चीज है। अगर बात करेंगे इसका इंग्लिश में नाम तो इसी को बोलते हैं प्रियम्बल। इंग्लिश में प्रियम्बल के भी नाम से प्रस्तावना को या उद्देशिका को जानते हैं। ये तो आप समझ गए। अब बात करेंगे प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना के संदर्भ में बात करेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, हमारे भारतीय संविधान में ये जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, इसमें उन मूल आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है, उन मूल आदर्शों को रखा गया है जिनमें हमारे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की शासन प्रणाली आधारित है, उसे ही प्रस्तावना कहा गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे ये प्रस्तावना वर्ड कहां से आया है। ये प्रस्तावना जो वर्ड आया है अमेरिका से आया है। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे बात किया जाए कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से तो लिया गया है, अगर प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। अगर प्रस्तावना का विचार किस देश से तो अमेरिका से, और प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। ये क्लियर हो गया आपका। आगे अगर बात करेंगे ये प्रस्तावना जो मैंने यहां पे लिख रखा है, ये प्रस्तावना कहीं पूछा नहीं जाता है। इस प्रस्तावना में कुछ वर्ड है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। तो चलिए इसके संदर्भ में बात करते हैं। थोड़ा सा पहले ये बात कर लेते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में लोगों का विचार क्या था, कैसे क्या हुआ, उनको हम लोग समझ लेंगे। इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। जो हमने लिख रखा है भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? इसी प्रस्तावना को कहा जाता है। एक कंफ्यूजन आपको होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो ये आपका प्रस्तावना या उद्देशिका हो जाएगा। लेकिन बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जी हाँ, बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा की बात किया जाए तब हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो आप समझ गए होंगे। अगर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32। अगर बात की जाए सिंपल आपसे पूछा जाए संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? इस उद्देशिका को कहा गया है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। इतना ही नहीं, इस प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा गया है। संविधान का कुंजी इस प्रस्तावना को कहा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वन लाइनर क्वेश्चन में कि संविधान का कुंजी किसे कहा गया है? इस प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे इस प्रस्तावना को, अगर इस प्रस्तावना के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो क्या हुआ था कि कुछ व्यक्तियों ने, दैट मीन्स आपको पता होगा कि हमारा भारत लगभग 200 से अधिक वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो क्या हुआ, कुछ लोगों का एक ड्रीम था कि हमारा भारतीय संविधान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इस प्रस्तावना जब आया तो कुछ लोगों का या कुछ स्टेटमेंट दिए, वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि इस प्रस्तावना को, मतलब दैट मीन्स एन.ए. पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने संज्ञा दी या किसने कहा प्रस्तावना को परिचय पत्र? तो प्रस्तावना को परिचय पत्र, परिचय तो एन.ए. पालकी वाला। तो ध्यान रखेंगे एन.ए. पालकी वाला के द्वारा प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है तो एन.ए. पालकी वाला परिचय पत्र, पालकी वाला परिचय पत्र। ये तो आपका समझ में आ गया होगा। अगर बात किया जाए कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार ये किसके द्वारा कहा गया है तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया है, इसका तात्पर्य होता है कि जो जैसा लोग चाहते थे, दैट मीन्स जो हमारे भारतीय संविधान, दैट मीन्स जब भारत हमारा गुलाम था तो उन्होंने सोच रखा था कि हमारा जब भारत आजाद होगा तो हमारा भारत का जो संविधान होगा, हमारा भारत ऐसा होना चाहिए। इस वजह से इस प्रस्तावना को
प्रस्तावना के बारे में किसने बोला है? कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने? कृष्णा स्वामी अय्यर ने बताया प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार। तो आई होप ये 2 पॉइंट आपको याद रहेगा। अब आगे बात किया जाए कि पहले क्या था कि 1960 में 1960 में बेरुवारी संघवाद, जी हाँ, बेरुवारी संघवाद उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है ही नहीं, उसको माना ही नहीं कि संविधान का ये भाग है। तो ध्यान रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस संघवाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, तो ये ध्यान रखना, बेरुवारी संघवाद। कब? तो 1960 में, 1960 में बेरुवारी संघवाद ने इस प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं। उसके बाद आगे बात करेंगे, फिर 13 साल बाद 60 में 13 जोड़ेंगे 73, केशवानंद भारतीवाद उच्चतम न्यायालय ने इसको माना, इसको 1973 में इसको माना, दैट मीन्स प्रस्तावना को माना कि संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि बेरुवारी संघवाद 1960 में तो माना ही नहीं था कि यह संविधान का भाग है, तो इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, संशोधन कैसे किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में इस बात को माना कि यह संविधान का प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक जब इन्होंने मान लिया, केशवानंद भारतीवाद 1973 में केशवानंद जब मान लिया कि यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना अंग है, तो इसमें अभी तक एक बार, ओनली 1 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो ओनली 1 टाइम्स, एक बार किया गया है। कब? 1976 में, 1976 में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो मात्र एक बार। कब? 1976 में, 1976 में, 1976 में, और कौन संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये 3 शब्द वो कौन कौन से थे। तो पहला शब्द था समाजवादी। समाजवादी कहने का तात्पर्य होता है कि मानव का विकास एक समाज में रहकर ही हो सकता है। आप देखते होंगे कि भारतीय संविधान का जो अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान का अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यहाँ का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि यूरोप जैसे अगर बात करेंगे अमेरिका का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो देश होता है उसमें अमीरी और गरीबी, दैट मीन्स गरीब लोग और अमीर लोग में काफी एक संघर्ष का इन्वायरमेंट होता है, संघर्ष की स्थिति देखने को मिलता है। लेकिन भारत में क्या है कि सबों को मिलकर, दैट मीन्स जब भी ये ऐसा विचार रखता है कि अमीर और गरीब, कोई अगर कानून बनाए तो अमीर गरीब को देखते हुए, ताकि आर्थिक असमानता पैदा ना हो, तो समाजवादी वो वर्ड है। आई होप आप समझ गए होंगे समाजवादी का अर्थ क्या होता है। आगे बात करेंगे पंथ निरपेक्ष का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंथ निरपेक्ष। कई बार यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। पंथ निरपेक्ष कहने का तात्पर्य होता है कि भारत में कुल 28 राज्य, अगर वर्तमान में अगर बात करेंगे तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना बड़ा देश, जी हाँ, आप जानते होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पूरे विश्व में भारत दूसरा स्थान रखता है। सेकंड भारत का जो स्थान रखता है पॉपुलेशन में। और ये सोचिए कि लगभग 82%, सिर्फ 82% भारत में हिंदू लोग निवास करते हैं। 82% भारत में हिंदू लोग निवास करते हैं। लेकिन फिर भी देख लीजिए, भारत का ना तो कोई अपना धर्म है, कहते ही है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो पंथ निरपेक्ष का पहले मीनिंग समझ लेते हैं, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब होता है भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो किसी भी राज्य का अपना पार्टिकुलर धर्म नहीं है, किसी भी पार्टिकुलर स्टेट का धर्म नहीं है। यह धर्म की बात तो करता है, भारत धर्म की बात तो करता है, लेकिन यह किसी खास व्यक्ति का नहीं, यह सभी लोगों को भलाई चाहता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर रूप से यह जो है साथ कह सकते हैं कि बढ़ावा नहीं देता है, यह सबका विकास चाहता है। दैट मीन्स आप एक वर्ड में आप समझ सकते हैं क्या। अगर मान लेते हैं बिहार हमारा राज्य स्टेट है, तो बिहार क्या है कि सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को, ना कि सिख को। तो दैट मीन्स बिहार
बिहार क्या, कोई भी राज्य किसी विशेष खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, समान बढ़ावा देता है, समान रिस्पेक्ट रखता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पंथ निरपेक्ष। आगे बात करेंगे अखंडता का। तो अखंडता का तात्पर्य होता है कि सामाजिक और धार्मिक के बीच जो सामाजिक धार्मिक को कोई अलग नहीं कर सकता है, एक कह सकते हैं कि एक जोड़ में बांध कर रख सकता है। यही अखंडता हमारा है। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये तो आप समझ गए होंगे, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। अब आएंगे इसमें कि जो हमारा प्रस्तावना है ये क्या है, इसको बारीकी से समझेंगे। क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया सर्वोच्च न्यायालय में। तो ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश करी, जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू के जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। अब क्या है प्रस्तावना, उसको थोड़ा आप देख भी लेंगे, यही बहाने आप देख भी लोगे, समझ भी लोगे। टू द पॉइंट हम लोग समझते हुए जाएंगे। हम भारत के लोग, आप देख सकते हैं कि पहला ही लाइन में पहला ही वर्ड है हम भारत के लोग। आप जानते होंगे कि हमारे अगर भारत में बात करेंगे, सबसे सर्वोच्च हमारा भारतीय संविधान है। सबसे सर्वोच्च क्या है, भारतीय संविधान है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति भी कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें भी सजा का प्रावधान है, जो जैसा कि मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं और आप जानते भी हैं। तो भारत का सर्वोच्च क्या है, भारत का सर्वोच्च भारत का संविधान है। और संविधान को शक्ति कौन देता है, तो हम भारत के लोग। जी हाँ, हम भारत के लोग, भारत का जनता ही संविधान को शक्ति प्रदान करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है। उसको शक्ति कौन देता है, तो हम भारत के लोग, दैट मीन्स कॉमन पीपल, जनता। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यहाँ पे कुछ वर्ड आया, वो वर्ड आपको जानना चाहिए। अगर बात करेंगे प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे ये वर्ड आपको जानना चाहिए। प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो कहने का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य होता है कि भारत खुद अगर अपने कह सकते हैं कि जब हमारा देश का निर्माण हुआ, भारत आजाद हुआ, तो यह अपने हक के अकॉर्डिंग खुद निर्णय ले सकता है। इसे किसी भी देश की जरूरत नहीं है वो हमें सलाह दे, वो हमें बताए कि ये करना है, वो करना है। यह भारतीय संविधान, भारत के लोग खुद ही अपना निर्णय ले सकते हैं। इसे किसी भी देश की जरूरत नहीं है, किसी सलाह की जरूरत नहीं है। तो समझ गए होंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब यह अपने देश का हक, अपने देश के हक के लिए, अपने देश के भलाई के लिए खुद डिसीजन ले सकता है। तो ये तो हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी मैंने बता दिया आपको कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, गरीब अमीर कोई भी अगर रूल रेगुलेशन, कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, तो गरीब और अमीर दोनों को देखते हुए बनता है, ताकि दोनों में आर्थिक असमानताएं ज्यादा नहीं फैले। तो समाजवादी आप समझ गए होंगे। एक बात और यहाँ पहला लाइन में ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रस्तावना में भारत का मात्र 2 बार जिक्र हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में भारत का कितने बार नाम उल्लेख हुआ है, तो 2 बार। देख सकते हैं, एक बार यहाँ है भारत और एक यहाँ है भारत। तो प्रस्तावना में भारत का ओनली 2 बार जिक्र हुआ है, 2 बार जिक्र हुआ है, भारत, यहाँ पे भारत। तो आपने देख लिया पहले कि हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। आगे बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष मैंने बता दिया, वही बात थी। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब भारत में 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, लेकिन किसी भी राज्य का अगर बात करेंगे तो कोई अपना धर्म नहीं है, या सभी धर्मों को समान रूप से आदर करता है, सम्मान करता है, समान दृष्टि से देखता है। ये तो पंथ निरपेक्ष हो गया। आगे बात करेंगे लोकतंत्रात्मक। आप जानते होंगे लोकतंत्रात्मक कहने का तात्पर्य आपने पढ़ा होगा,
अब्राहम लिंकन का वो जो थ्योरम था। तो लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है? लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है कि लोग जनता को अगर चाहे तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को चाहे तो राष्ट्रपति बना सकता है और चाहे तो उसको फिर से वहीं पे लाकर रख सकता है। तो दैट मीन्स संपूर्ण शक्ति कहने का तात्पर्य यही है कि संपूर्ण शक्ति जनता के पास है। जनता जिसको चाहे वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, किसी को चाहे तो राष्ट्रपति बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। यह भारत के लोग, दैट मीन्स जनता में यह शक्ति थी, लोकतंत्रात्मक हो गया। आगे बात करेंगे गणराज। तो गणराज या गणतंत्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स कह सकते हैं एक ही है। गणराज कहने का मतलब है या फिर गणतंत्र कहने का तात्पर्य यही होता है यहाँ पे गणतंत्र कहने का मतलब ये होता है, अगर मान लेते हैं कोई प्रधानमंत्री बन गया या फिर कोई राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति का पुत्र या फिर प्रधानमंत्री का पुत्र या मुख्यमंत्री का पुत्र, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर प्रधानमंत्री एक बार बने तो वो एक बार ओनली 5 ईयर्स के लिए ही बनेंगे, दूसरी बार नहीं। अगर दूसरी बार वो बनेंगे तो फिर से उनको एक प्रोसेस में जो होता है वो उनको करना पड़ेगा। जैसे राष्ट्रपति बनना है, जो भारत का सर्वोच्च पोस्ट है राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति बन गए तो उनका जो पुत्र होगा, ये जरूरी नहीं कि उनका पुत्र ही उस राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठेगा। अगर उनको बैठना भी होगा तो जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के तहत, उनको चुनाव है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर जो फॉर्मेलिटी है उसको वो पूरा करना पड़ेगा। तो गणतंत्रात्मक कहने का मतलब है कि वंशवाद, मतलब उनके पुत्र का पुत्र ही गद्दी पर नहीं बैठेगा, अगर वो बैठते हैं तो उनको भी जनता चुनेगी, तभी जाकर वो गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो गणराज आपने समझ गया। तो गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पे ध्यान रखेंगे। जब हमारे प्रस्तावना में हमारा संविधान न्याय की बात करता है तो 3 तरीके से न्याय की बात करता है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। ये जो प्रस्तावना देख रहे हैं हम टू द पॉइंट, इसी टाइप से अगर पूछेगा कि हमारे संविधान में न्याय की बात की गई है या किस प्रकार, तो पहला सामाजिक, कई बार सीरीज पूछ लिया जाता है। तो पहला समाज में रहेगा तो आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक में भाग लेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो ध्यान रखेंगे न्याय की बात करा कितने तरीके से, 3 तरीके से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसमें आपको एक वर्ड क्या करेगा, धार्मिक जोड़ देगा। तो धार्मिक न्याय की बात हमारा संविधान, हमारा प्रस्तावना नहीं करता है। तो ये आप समझ गए होंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। विचार, अभिव्यक्ति कहने का मतलब है खुद के बारे में, अपने लिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता। दैट मीन्स क्या है, हमारा भारतीय संविधान, मैंने आपको पहले ही बता दिया, समानता, सबको समान अकॉर्डिंग दिखता है, सबको उपासना करने, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार प्रदान करता है, वही स्वतंत्रता हो गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, दैट मीन्स अपना रेस्पेक्ट, गरिमापूर्ण जीने की स्वतंत्रता देता है, जैसा आर्टिकल 21 में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, कहने का तात्पर्य समझ लेंगे, यहां तक तो आप समझ गए। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट के साथ में अवसर की समानता है, सबको समान अवसर देता है, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, गरिमा और राष्ट्र की एकता, दैट मीन्स आप जानते होंगे कि राष्ट्र की एकता बनाने के लिए पब्लिकों का, दैट मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक यूनिटी होना, भाईचारा के साथ, बंधुता के साथ रहना। तो यही है राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। आप देखते हो कि भारत में अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी भाईचारा की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। तो वही है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये तिथि ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को पेश किया था और पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये 26 नवंबर 1949
को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत की बात आएगा तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, अंगीकृत की बात करा है तो 26 नवंबर 1949 और लागू की बात करेगा तो 26 जनवरी 1949 को। तो आप समझ गए कि हमारा 26 नवंबर 1949 को यही कारण है कि 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया। तो आई होप ये आप कंप्लीट